दुनिया के नक्शे पर कुछ अलायंसेस कागज पर बनते हैं और कुछ अलायंसेस बदलते हुए जियोपॉलिटिकल इक्वेशन से। आज टर्की से लेके सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान तक एक ऐसी स्ट्रेटेजिक कनेक्शन दिखाई दे रही है जो सिर्फ 3 देशों की कहानी नहीं है। एक तरफ है सऊदी अरेबिया जो मिडिल ईस्ट की फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक पावर है, दूसरी तरफ है पाकिस्तान यानी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखने वाला एक देश, और तीसरी तरफ है टर्की यानी नेटो का मेंबर और पिछले कुछ वर्षों में तेजी से उभरती हुई डिफेंस इंडस्ट्री और रीजनल इन्फ्लुएंस रखने वाला एक देश। यानी बात बहुत साफ है, एक देश के पास है पैसा तो दूसरे के पास है न्यूक्लियर डिटरेंस और तीसरे के पास है डिफेंस टेक्नोलॉजी। अब सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, टर्की एक म्यूचुअल डिफेंस अरेंजमेंट में आ गए हैं। यानी इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि किसी एक पर अगर आर्म्ड अटैक होता है तो तीनों देशों के खिलाफ अटैक माना जाएगा, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये ईरान के खिलाफ है, कि क्या ये इजराइल के खिलाफ है, और क्या ये अमेरिका की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को चुनौती दे रहा है। फिर ये उस बड़े बदलाव का संकेत है जिसमें मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया अपनी सिक्योरिटी को एक ही पावर पर निर्भर रखने के बजाय नए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे हैं, क्योंकि इस एक एग्रीमेंट के पीछे दिखाई देता है अमेरिका की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, इजराइल का रीजनल कैलकुलेशन और ईरान का डिटरेंस, और इंडिया का सिक्योरिटी डायलेमा। मेडिटेरेनियन से लेकर गल्फ तक और गल्फ से लेकर अरेबियन सी तक और साउथ एशिया से लेकर इंडियन ओशियन तक, यह सिर्फ एक डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है, यह एक मनी, मिलिट्री, न्यूक्लियर पावर, टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी की इंटरसेक्शन की एक कहानी है। तो सवाल यह नहीं है कि कौन किसके खिलाफ है, असली सवाल यह है कि कौन किसके साथ कितने स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस बना रहा है। और इसी पूरे अरेंजमेंट को समझने के लिए हम किसी एक से नहीं बल्कि अलग अलग डायमेंशन से हमें इसको देखना होगा। हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल, और आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट विद श्याम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्रीमेंट एक्चुअली है क्या। सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की ने एक म्यूचुअल डिफेंस अरेंजमेंट जो है वो साइन किया, जिसका ब्रॉड प्रिंसिपल ये है कि किसी एक पर अगर आर्म्ड अटैक होता है तो तीनों के खिलाफ अटैक माना जाएगा। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। सोशल मीडिया पर इसे इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है, लेकिन नेटो और इस अरेंजमेंट को एग्जैक्टली इक्विवेलेंट मानना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। नेटो की अपनी इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर है, कमांड सिस्टम है और आर्टिकल 5 का एक फ्रेमवर्क है। इसलिए हमें हेडलाइन से आगे बढ़कर चीजों को समझना होगा। क्या ये वास्तव में इंटीग्रेटेड मिलिट्री अलायंस है या फिर स्ट्रैटेजिक डिटरेंस का एक पॉलिटिकल सिग्नल? और यहीं से कहानी का पहला बड़ा सवाल उठता है। अरेंजमेंट को कुछ शब्दों में समझते हैं। सऊदी अरेबिया इज इक्वल टू मनी, यानी सऊदी अरेबिया के पास इनॉर्मस फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, उसके पास डिफेंस स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से रीजनल इन्फ्लुएंस पैदा करने की एक क्षमता है। और वही टर्की यानी टेक्नोलॉजी। टर्की ने पिछले कई एक दशक में इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री को तेजी से विकसित किया। ड्रोन्स, मिसाइल, नवल सिस्टम और अन्य डिफेंस प्लेटफॉर्म में टर्की की जो कैपेबिलिटी है वो काफी हद तक बढ़ी है। और पाकिस्तान यानी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। इन्हीं तीनों को एक साथ रख के देखें तो सऊदी का कैपिटल, टर्की का डिफेंस टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान मिलिट्री यानी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, तो हमें एक ऐसी कॉम्बिनेशन दिखाई देगी जिसमें मनी प्लस वेपन्स प्लस डिटरेंस एक ही स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। इस एग्रीमेंट का मतलब ये ऑटोमेटिकली नहीं है कि सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स का कोई फॉर्मल न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिल गया है। ऐसा कंक्लूजन निकालना अभी प्रीमैच्योर होगा, लेकिन परसेप्शन इटसेल्फ मैटर्स, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ कैपेबिलिटी नहीं, कैपेबिलिटी की परसेप्शन भी और डिटरेंस पैदा करती है। इस चीज को समझने के लिए बेहतर होगा ज्योग्राफी को जानना। अगर मैप में हम देखें तो टर्की कहाँ है? यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच में। और वही सवाल है सऊदी अरेबिया कहाँ है? तो सऊदी अरेबिया पर्शियन गल्फ और रेड साउथ, और पाकिस्तान साउथ एशिया और अरेबियन सी के किनारे। यानी अब देशों का रिलेशनशिप नहीं रह जाता, ये 3 स्ट्रैटेजिक रीजन्स को जोड़ने वाला कॉरिडोर बन जाता है। यूरोप मेडिटेरेनियन से मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया, और यही मैरीटाइम डायमेंशंस आ जाता है। पर्शियन गल्फ, रेड सी, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन। और इन रूट का महत्व सिर्फ मिलिट्री नहीं है, ये ग्लोबल एनर्जी और ट्रेड रूट्स भी हैं। और इसीलिए ये एग्रीमेंट केवल बैटलफील्ड के बारे में नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफी के बारे में काफी हद तक है। तो सवाल उठता है, हु इज द रियल टारगेट? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है,
क्या ये एग्रीमेंट किसी के खिलाफ है, ईरान के खिलाफ है, इजराइल के खिलाफ है, या टेररिज्म या रीजनल इनस्टेबिलिटी, या अमेरिका पर एक्सेसिव डिपेंडेंस? और ये इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है, क्योंकि हमने इस पूरे डेवलपमेंट को सिर्फ एक डिफेंस एग्रीमेंट की तरह नहीं देखा। इसे हमने कई अलग अलग डायमेंशन से समझने की कोशिश की। तीनों देश के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को किस तरह बदल सकता है, मनी, टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर डिटरेंस, सऊदी अरेबिया की फाइनेंशियल पावर, टर्की की डिफेंस कैपेबिलिटीज और पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कितना सिग्निफिकेंट है, और टर्की से लेके गल्फ और फिर पाकिस्तान तक क्या क्या कॉपरेशन के 3 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन्स को एक ब्रॉडर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में जोड़ सकता है।